नमस्कार दोस्तों, एडीएस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ थ्योरीज कॉन्सेप्ट देखे थे। अब हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छी अच्छी थ्योरीज, हाइपोथेसिस इस प्रकार के देखेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने, पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे। उन मतों को उन सभी विद्वानों के एक प्रकार के मत नहीं थे, अलग अलग प्रकार के मत थे। अर्थात अलग अलग प्रकार के होने के कारण उनकी अलग अलग दो विचारधाराएं बन गई। एक विचारधारा तो वो बन गई जो पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानते थे, इसलिए उसे एक तारक परिकल्पना कहते हैं। और कुछ विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं मानकर दो तारों से मानी है, अर्थात वो परिकल्पना द्वितारक परिकल्पना के रूप में प्रतिबिंबित होती है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों के मत एक नहीं होने के कारण दो प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण हुआ था, एक तो एक तारक परिकल्पना और एक द्वितारक परिकल्पना। तो उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित भी डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बेहतरीन बातें। पृथ्वी की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो संकल्पनाएं, परिकल्पनाएं दो प्रकार की हैं। दो प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण हुआ, एक तारक परिकल्पना और एक द्वितारक परिकल्पना। एक तारक परिकल्पना कौन सी परिकल्पना? एक तारक परिकल्पना। एक है द्वितारक परिकल्पना। द्वितारक परिकल्पना कौन सी परिकल्पना? एक तारक परिकल्पना और द्वितारक परिकल्पना। एक तारक परिकल्पना में भी दो प्रकार के विद्वानों ने मत दिए थे। वो परिकल्पना तो लगभग सेम ही है, लेकिन दो मत दिए थे। एक तो थे इमैनुअल कांट, जर्मनी के विद्वान, उन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत की। उनकी परिकल्पना थी कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। तो विद्वान कौन थे? इमैनुअल कांट, ये विद्वान का नाम है। ये जर्मनी के थे, उन्होंने ये परिकल्पना प्रस्तुत की। इनका नाम है वायवीय राशि परिकल्पना। वायवीय राशि परिकल्पना। और एक थे लाप्लास, ये फ्रांस के गणितज्ञ थे। इन्होंने दी थी निहारिका परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। तो देखो, एक तारक परिकल्पना देने वाले, अर्थात एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान थे कौन? इमैनुअल कांट और एक थे लाप्लास। ये दो विद्वान प्रमुख रूप से इनकी प्रसिद्ध थ्योरीज हैं, ये प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट दिए इन्होंने, इमैनुअल कांट और लाप्लास ने। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से बताई है, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति विभिन्न तारों से नहीं होकर एक तारे से ही हुई है। तो इमैनुअल कांट ने दी थी वायवीय राशि परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना दी थी लाप्लास ने। ये फ्रांस के थे, ये जर्मनी के थे। इन्होंने अपनी परिकल्पना, इमैनुअल कांट ने तो दी थी 1755 में और लाप्लास ने दी थी 1796 में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ये एक तारक परिकल्पना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वायवीय राशि परिकल्पना क्या होती है, निहारिका परिकल्पना क्या होती है, ये तो देखेंगे। उससे पहले देखते हैं द्वितारक परिकल्पना कौन कौन सी, एक बार नाम देख लेते ताकि आपको पता चल जाए
कि ये मतलब रूपरेखा के रूप में कि इन पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी परिकल्पना। ठीक है, इस प्रकार से आपको नाम पता चल जाए रूपरेखा के रूप में। तो एक तारक परिकल्पना के नाम देखे, अब द्वि तारक परिकल्पना के नाम देखते हैं। ताकि आपको डाउट नहीं रहे। अब देखते हैं द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना देखते हैं कौन कौन सी परिकल्पना कौन कौन से विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं। एक तो थी जेम्स जीन्स और जैपरीज की परिकल्पना। जेम्स जीन्स एवं जैपरीज की परिकल्पना। इन्होंने परिकल्पना दी थी ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की थी जेम्स जीन्स एंड जैपरीज की का नाम है ज्वारीय परिकल्पना। और एक थी चैम्बरलिन और माल्टन की ग्रहण परिकल्पना। चैम्बरलिन एवं माल्टन, चैम्बरलिन एवं माल्टन की ग्रहण परिकल्पना। चैम्बरलिन एवं माल्टन ने दी थी ग्रहण परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, चैम्बरलिन माल्टन की ग्रहण परिकल्पना। एक रसेल की परिकल्पना, रसेल की परिकल्पना। वाइजास्कर की परिकल्पना, वाइजास्कर की परिकल्पना। ये चार विद्वानों की परिकल्पना पढ़ेंगे हम द्वैतारक परिकल्पना के रूप में। देखो कौन कौन सी। जेम्स जीन्स एंड जैपरीज की परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। द्वैतारक परिकल्पना के रूप में, द्वैतारक अर्थात इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से मानी, एक तारे से नहीं मानकर। और एक चैम्बरलिन और माल्टन की ग्रहण परिकल्पना, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वाइजास्कर की परिकल्पना पढ़ेंगे और रसेल की परिकल्पना पढ़ेंगे। ये चार परिकल्पना पढ़ेंगे किसके बारे में? द्वैतारक परिकल्पना के रूप में। तो अब ये तो हो गई रूपरेखा के रूप में। हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरियों के बारे में, परिकल्पनाओं के बारे में। ठीक है, तो ये तो चार परिकल्पना के नाम देखे हैं। अब देखते हैं एक तारक परिकल्पना के बारे में। जो इमैनुअल कांट की वायु राशि परिकल्पना थी उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। उसके बाद में देखेंगे लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना के बारे में डिटेल से। तो प्रारंभ करते हैं इमैनुअल कांट की वायु राशि परिकल्पना। बोलो कौन सी परिकल्पना? इमैनुअल कांट की वायु राशि परिकल्पना। देखो इमैनुअल कांट की वायु राशि परिकल्पना। कौन सा विद्वान? इमैनुअल कांट। इनकी परिकल्पना का नाम था वायु राशि परिकल्पना। वायु राशि। अब देखो मूल रूप से इन्होंने वायु से पृथ्वी की उत्पत्ति या मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष के 5.5 अरब वर्ष के आसपास हुई थी, 5 अरब के आसपास। इस कारण से इतने गैप में 5 अरब से लेकर इतना गैप है ना, लगभग 8 अरब का। तो 8 अरब के गैप के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में 8 अरब का समय में इनमें अलग अलग प्रकार की परिघटनाएं हुई। वायुमंडल का अलग अलग प्रकार से विस्तार हुआ, अलग अलग प्रकार के कणों का संघनन हुआ, विस्तरण हुआ, गुरुत्वाकर्षण के बल, विभिन्न प्रकार के बलों का
नियम लगा, इस कारण से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में निर्माण हुआ था। तो अब देखते हैं इमैनुअल कांट की ये परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दी थी 1755 में। 1755 ईस्वी की बात है। उस समय 1755 में इमैनुअल कांट ने दी। तो ये आपको भी पता चल गया होगा फैकालॉजी है। क्यों है फैकालॉजी? क्योंकि इमैनुअल कांट तो उस समय पृथ्वी की उत्पत्ति उस समय था नहीं, इसलिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क, सिद्धांत, ये गति के नियम, समय निधारा के नियम, विभिन्न प्रकार के नियमों का दृष्टिकोण लगाते हुए अपकेंद्रीय बलों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति बताई है। तो प्रारंभ करते हैं वायु राशि परिकल्पना। प्रारंभ में ब्रह्मांड में असंख्य आद्य पदार्थ थे। असंख्य पदार्थ मतलब कण थे, विभिन्न प्रकार के धूल कण, ठोस कण, विभिन्न प्रकार के जलवाष्प, विभिन्न प्रकार के कण थे। ठीक है, असंख्य ब्रह्मांड में कण थे। वो कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टकराने लगे। वो आपस में टकराने के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही वो कण आपस में पिघलने लगे अर्थात वो द्रव अवस्था में बदल गए, और द्रव अवस्था से बदल गए गैसों में बदलने के कारण वो आपस में केंद्रित होने लगे। केंद्रित होने के कारण उनके आकार में होने लगी वृद्धि। आकार में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप वो गति करने लगे, घूर्णन करने के परिणाम स्वरूप उनमें अपकेंद्रीय बल लगा। अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप उन कणों के बीच में से उबार निकला। उबार निकलने के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के नौछल्ले निकले थे। उनमें से नौछल्लों से ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार उन छल्लों में से ही विभिन्न प्रकार के और अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप और छल्ले निकले जिनसे उपग्रहों का निर्माण हुआ, और जो अवशिष्ट भाग बचा उसे सूर्य कहते हैं, और बाकी वो छल्ले निकले वो नवग्रहों के रूप में तब्दील हुए थे। और उन छल्लों के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप उपग्रहों का निर्माण हुआ था। इस प्रकार से इन्होंने बताया था इमैनुअल कांट ने वायु राशि परिकल्पना। तो ये तो मैंने बोलकर बताया था, अब मैं लिख के आपको डिटेल में थोड़ा समझाता ताकि आपको लिखा हुआ आपको समझ में सरलता से आएगा। बोलने से आपको समझ में थोड़ा कहीं पे कंफ्यूज रह सकता है, इसलिए मैं बताता हूँ। प्रारंभ में ब्रह्मांड में असंख्य आद्य पदार्थ थे। मैं यहाँ से ऐसे बढ़ा के यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करता हूँ, पूरी घटना बताता हूँ। मैं प्रारंभ में ब्रह्मांड में असंख्य आद्य पदार्थ थे। प्रारंभ में ब्रह्मांड में असंख्य आद्य पदार्थ थे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो आपस में टकराने लगे। इसके बाद में क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टकराने लगे। ये असंख्य पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टकराने लगे। टकराने से ताप उत्पन्न हुआ। ताप उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप ये असंख्य पदार्थ द्रव अवस्था में बदले। द्रव अवस्था में बदलने के परिणाम स्वरूप गैस में बदले। गैस में बदलने से ये गैसें आपस में केंद्रित होने लगी। इन गैसों के केंद्रण के परिणाम स्वरूप गैसों का आकार बढ़ गया। आकार में वृद्धि। और गैसों आपस में केंद्रित होने लगी तो इनका आकार बढ़ा। आकार बढ़ने से इनका गुरुत्व का घूर्णन बढ़ गया, गति बढ़ गई, परिक्रमण बढ़ा। परिक्रमण के परिणाम स्वरूप अपकेंद्रीय बल लगा।
बल लगा। अब केंद्रीय बल क्या होता है पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, आपको पता नहीं है, मेरे को मेरे लग रहा। अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर लगातार तेज गति से घूमती है तो उसको बाह्य बल लगता है, उसके बाहर निकलने की गति, बाहर निकलने का बल लगता है। ठीक जैसे प्रकार दही भिगोने की मशीन होती है, वो बस ये मशीन अपने केंद्र पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो बाहर उछालने का प्रयास करते हैं, मतलब बाहर फेंकते हैं, मतलब उसको बाहर उछालते हैं। तो इस प्रकार से ये अपकेंद्रीय बल लगने से 9 छल्ले इस भाग से अलग हो गए, 9 छल्ले बाहर निकल गए, इसमें ऐसे ऐसे रोटेट करी थी, तो इससे 9 टुकड़े इससे 9 छल्ले बाहर निकल गए, जो घरों के रूप में तब्दील हुए थे। और इन एक जैसे मान लो एक छल्ला है, इससे ये वापस ये भी घूमता रहा, इससे एक छल्ला या किसी में 2 छल्ले, किसी में 10 छल्ले, अलग अलग छल्ले निकले, तो वो उपग्रहों के रूप में तब्दील हो गए, उपग्रहों के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था। और जो शेष अवशिष्ट भाग बचा वो सूर्य था। तो वापस मैं समझाता हूँ, देखो इमैनुअल कांट की परिकल्पना 1755 ईस्वी की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक तार्किक परिकल्पना के रूप में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रारंभिक परिकल्पना। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट ने सबसे प्रारंभिक और लोकप्रिय परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया है। ये एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी में लिखा हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण इमैनुअल कांट की प्रारंभिक और लोकप्रिय, ये मैं लिख के भी देता हूँ, प्रारंभिक और लोकप्रिय परिकल्पना। यह प्रश्न भी आ चुका है सभी, तो प्रारंभिक और लोकप्रिय पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना कौन सी है? तो इमैनुअल कांट की वायु राशि परिकल्पना है, प्रारंभिक एवं लोकप्रिय परिकल्पना। तो समझ में आ गया? वापस बोलता हूँ, अरे इसको आप गांठ मान लो, इमैनुअल कांट की परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना बहुत कम पूछी जाती है, बाकी उनका नाम पूछा जाता है। मिलान में प्रश्न आता कभी कभी आपके, है ना, ये चैम्बरलिन और माल्टोन की ग्रहणों परिकल्पना, जेम्स एंड जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, इमैनुअल कांट की वायु राशि परिकल्पना, लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना। इनका केवल आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है ना, उसमें आपको मिलान करना होता है, तो आपस में मिलान किया और काम बन जाता है आपका। कभी कभी ये पूछते हैं ज्वारीय परिकल्पना किसने दी, कभी कभी पूछते हैं ग्रहण परिकल्पना किसने दी। तो इस प्रकार के तो आपके प्रश्न क्लियर हो ही जाएंगे, डाउट नहीं रहेगा। लेकिन ये इमैनुअल कांट की परिकल्पना है ना, इसको आपको पूरे जहन में उतार लेना, डिटेल में याद होनी चाहिए। इसको आपको 50 वर्ड में 100 वर्ड में लिखने को कहे ना, तो भी आप लिख सको, इस प्रकार से आपके क्लियर होनी चाहिए। तो एक बार मैं वापस सुनाता हूँ, इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, क्योंकि ये आपके परीक्षा में बहुत बार पूछी जा सकती है और आएगी। प्रारंभिक और लोकप्रिय परिकल्पना है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 1755 ईस्वी में दी थी। जर्मनी के प्रमुख विद्वान थे इमैनुअल कांट, उन्होंने ये परिकल्पना प्रस्तुत की है। तो वापस सुनो, देखो प्रारंभ में ब्रह्मांड में असंख्य आद्य पदार्थ थे, उन असंख्य आद्य पदार्थों के में आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगा, आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगने के परिणाम स्वरूप ये आपस में टकराने लगे, टकराने के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो गई थी। आपस में कोई भी, अपन भी देखते हैं, कोई पत्थर आपस में रगड़ेंगे, टकराएंगे, तो तापमान में वृद्धि होना, आग उत्पन्न होना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो तापमान में वृद्धि हुई, तापमान के वृद्धि के परिणाम स्वरूप वो असंख्य पदार्थ पिघलने लगे, पिघलने से वो द्रव अवस्था में तब्दील हो गए थे। द्रव अवस्था में तब्दील होने के पश्चात उनमें तापमान में और वृद्धि हुई, तो गैसों में तब्दील हो गई, वाष्पीकृत हो गई, मतलब गैस बन गए थे, और गैस से आपस में केंद्रित होने लगी। केंद्रित होने से उनके आकार में वृद्धि हुई, आकार में वृद्धि होने के कारण वो परिभ्रमण करने लगे। परिभ्रमण के परिणाम स्वरूप वो परिभ्रमण के अपकेंद्रीय बल प्रारंभ हो गया लगना। अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप उस केंद्रित भाग से 9 छल्ले बाहर निकले थे। उन 9 छल्लों से पृथ्वी सहित 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह और एक प्लूटो, 9 ग्रहों के रूप में पृथ्वी की 9 ग्रहों के साथ में एक पृथ्वी ग्रह की भी उत्पत्ति हुई थी। और इन 9 ग्रहों के आपस में वापस पुनः
परिभ्रमण के परिणाम स्वरूप ही इन ग्रहों के साथ साथ उपग्रहों का भी निर्माण हुआ था और शेष बचे अवशिष्ट भाग से सूर्य का निर्माण हुआ था। इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इमैनुअल कांट का मत था। तो ये आपको ध्यान रखना, इमैनुअल कांट का मत। अब देखते हैं लाप्लास का मत। लाप्लास ने 1796 ईस्वी में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ये एक गणितज्ञ थे और फ्रांस के ज्योतिषविद थे। कौन थे? लाप्लास। इन्होंने दी थी निहारिका परिकल्पना। वैसे इसको भी नेबुलर निहारिका परिकल्पना के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा संशोधन प्रस्तुत किया था इमैनुअल कांट की परिकल्पना। लगभग इमैनुअल कांट की परिकल्पना को ही संशोधित या मॉडिफाइड किया था। किसने? लाप्लास ने। लेकिन उन्होंने, उनका नाम है ना निहारिका परिकल्पना, पूछे तो लाप्लास बताना, लेकिन इन्हीं ऊपर इसी परिकल्पना के ऊपर काम किया था लाप्लास ने। ठीक है, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। ले लिया? अब थोड़ा सा देखते हैं लाप्लास की परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना लगभग सेम ही है, कोई बदलाव नहीं है, बस थोड़ा नाम में है। लाप्लास के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं ताकि आपको डाउट नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं लाप्लास के बारे में। कौन सी प्लास? लाप्लास। लाप्लास कौन था ये देखते हैं पहले तो। इन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत की निहारिका परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी 1796 ईस्वी में। लाप्लास था कौन? तो फ्रांसीसी गणितज्ञ। प्लस ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर। लाप्लास फ्रांसीसी गणितज्ञ और ज्योतिष था जिन्होंने निहारिका परिकल्पना दी, और निहारिका परिकल्पना कांट की वायवीय राशि परिकल्पना का ही मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। इन्होंने भी वही बताया था, असंख्य पदार्थों के आपस में घर्षण से, टकराने से ताप उत्पन्न हुआ, ताप से वो आपस में शीतलन हुआ, शीतलन से आपस में संघनित होने लगे, संघनित होने से वो पदार्थ घूर्णन करने लगे, घूर्णन करने के परिणाम स्वरूप अपकेंद्रीय बल हुआ, जिससे 9 वलय निकले थे। उसमें तो कांट की परिकल्पना में तो 9 छल्ले लिखे थे, छल्ले तो लिखे थे कांट की परिकल्पना में। कांट ने तो 6 छल्ले बताए थे अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप। पहले देखते अपकेंद्रीय बल, दोनों ने अपकेंद्रीय बल ही बताया। ठीक है, बस इन्होंने नाम अलग क्या दिया वो बताता हूँ। मैंने अलग इतना ही दिया था कि कांट ने तो बताया था कि 9 छल्ले अलग हुए थे उसमें से, और इन्होंने बताया कि 9 वलय अलग हुए थे, 9 वलय। और इन वलयों के आपस में और घूर्णन के कारण से ये 9 वलयों से ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। ग्रहों की उत्पत्ति 9 ग्रहों की उत्पत्ति हो गई थी, और इन ग्रहों के घूर्णन के परिणाम स्वरूप ही उपग्रहों का निर्माण हुआ था। उपग्रहों का निर्माण। ठीक है, तो ये थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो आज हमने देखा था इमैनुअल कांट की वायवीय राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये देख ली थी। अगली क्लास में हम देखेंगे द्वितारक परिकल्पना, जिसमें चैम्बरलिन और माल्टन की ग्रहणु परिकल्पना, और जेम्स एंड जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, रसेल की परिकल्पना और वाइजास्कर की परिकल्पना। ये परिकल्पना ही देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए एडीएस क्लासेज पर। आप सभी का ये पूरा वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।